हेलो गाइस स्वागत है आपका आरपी टीचर एकेडमी चैनल पर। इस चैनल पर आपको सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स सिलेबस कराए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की क्लास में हम सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो आपके रीट और सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत बार आ चुके हैं ये क्वेश्चंस। चलो तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक अधिगम विकलांगता लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। ऑप्शंस है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ध्यान अभाव, अतिसक्रियता विकार। सबसे पहले तो देखो कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो एक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी जिसमें लिखावट में यानी बच्चे को लिखने में परेशानी होती है, तो उस कठिनाई को यानी उस विकलांगता को क्या कहा जाता है? तो उस लर्निंग डिसेबिलिटी को कहा जाता है डिसग्राफिया। क्या कहा जाता है? डिसग्राफिया। और डिसलेक्सिया किसको कहा जाता है? जिसको पठन में परेशानी हो यानी पढ़ने में परेशानी हो उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। जिसको लिखने में परेशानी हो उसको डिसग्राफिया कहा जाता है। जिसको मैथ्स की कैलकुलेशन सॉल्व करने में कोई परेशानी हो उसको डिसकैल्कुलिया कहा जाता है। नंबर 4 है ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार यानी इम्यूनो डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि अगर बच्चे को कोई काम दिया जाए तो वो बच्चे को काम करना पसंद नहीं आएगा, कोई और काम वो करना चाहेगा। इसका मतलब है कि ध्यान बच्चे का कहीं और ही रहता है। तो इस हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डिसग्राफिया यानी बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है। चलो तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक समेटिव मूल्यांकन का उदाहरण है? ऑप्शन है अध्यापक को छात्र के प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, बी शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण मोलिकुलर एनालिसिस पर, सी शिक्षार्थी के उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, डी सत्र के अंतर में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो आपको समेटिव मूल्यांकन के बारे में पूछा है कि कौन सा समेटिव मूल्यांकन का उदाहरण है। सबसे तो पहले तो हम समझेंगे कि समेटिव मूल्यांकन है क्या। तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव और दूसरा होता है समेटिव। अच्छे से समझ लो। फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आपको कराया जाता है, मतलब आपका कितना आकलन हुआ है ये देखने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर एग्जांपल है आपके FA1 FA2 या 1 महीने पे या 2 महीने पे जो एग्जाम्स होते हैं बीच बीच में, उसको कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब समेटिव असेसमेंट किसको कहा जाता है? जो एग्जाम्स यानी जो परीक्षाओं का आकलन करने के लिए किया जाता है सत्र के अंत में, यानी वार्षिक परीक्षा के टाइम में हम जो भी मूल्यांकन करते हैं उसको समेटिव मूल्यांकन कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा उदाहरण आएगा इसका? तो इसका उदाहरण आएगा ऑप्शन नंबर 4, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन यानी योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव मूल्यांकन। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि दिमाग के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुनाई गई बुद्धि श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी कौशल, व्यवहारिक बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर ने पहले तो 7 बुद्धि की मतलब इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। तो उन्होंने पहले 7 बुद्धि के प्रकार बताए थे, फिर उन्होंने और एक ऐड कर दिया 8वीं, फिर उन्होंने और एक ऐड कर दिया, वो हो गए 9। तो अभी हमें NCERT में टोटल 8 बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। विश्लेषणात्मक बुद्धि में क्या होता है कि कोई चीज़ का विश्लेषण किया जाता है तो बच्चा ऑटोमेटिक विश्लेषण करके बोलेगा कि ये चीज़ में ये है, यानी हर एक चीज़ का विश्लेषण करने के लिए जब बच्चे को आता है तो उसको विश्लेषणात्मक बुद्धि कहा जाता है। जब बच्चा क्रिएटिव एक्टिविटी करता है तो उसको रचनात्मक बुद्धि कहा जाता है। जब बच्चा प्रकृति के साथ जुड़ता है तो उसको प्रकृतिवादी कौशल कहा जाता है। और जब बच्चे के व्यवहार के साथ कोई व्यवहार की जो परिभाषा दी जाती है यानी व्यवहार के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है, उस बुद्धि को कहा जाता है व्यवहारिक बुद्धि। तो आपको यहाँ हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के दिमाग के फ्रेम होते हैं और कौन सी बुद्धि श्रेणी यहाँ दी गई ये पूछा गया, तो यहाँ आएगा प्रकृति कौशल यानी नेचुरलिस्ट स्किल्स। चलो तो ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं, कौन सा मनोवैज्ञानिक
परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन से मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक, सामाजिक। तो आपको एक दिमाग में चीज़ रखनी है कि कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, एक बार क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आपको रिपीट क्वेश्चन पढ़ना है, आपको रिपीट क्वेश्चन रीड करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही कभी कभी आंसर मिल जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं तो कहाँ से होती है? एक बच्चे के व्यवहार से प्रेरित होती है। ये हम तुरंत ही समझ में आ जाएगा हम लोग को कि ये बच्चे के व्यवहार से प्रेरित होती है, यानी उसके बिहेवियर से हमें पता चलता है कि ये सकारात्मक है कि नकारात्मक है। इस तरीके से इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार यानी बिहेवियर। इसमें क्या बात होती है कि कोई भी घटनाएं छात्र के व्यवहार से ही संबंधित होती है और प्रेरित करती है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल यही पूछकर कि क्या हुआ बल्कि यही भी पूछा कि कैसे और क्यों। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शंस दिए हैं देखो, समानता, आलोचनात्मक सोच, एकीकृत सोच, अवधारणा मानचित्रण। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? देख लो एक बार। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है और गतिविधि में वो क्या चाहता है कि बच्चे जो है क्यों हुआ और क्या हुआ इतना ही नहीं पूछना है उसको क्या है, एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर उसको निकालना है बच्चों से, यानी बच्चों की किस तरह की सोच है ये उसको देखना है यहाँ पे। तो ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। समानता, सारे बच्चे एक तरीके से सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते, अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। सेकंड है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि बच्चे जो है एक तरीके से नहीं सोचते हैं और बच्चे अपनी अपनी सोच अलग अलग जगह पे रखते हैं, नहीं क्यों हुआ क्या हुआ इससे भी ज़्यादा जब वो सोचने लगता है तो वो हो गई क्रिटिकल थिंकिंग। थर्ड वन है एकीकृत सोच, इंटरग्रेटिव थिंकिंग, यानी एक ही तरीके से सोचना, ये यहाँ पे बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। नंबर फोर्थ है अवधारणा मानचित्रण। अवधारणा मानचित्रण के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इसको बोला जाता है कंसेप्ट मैपिंग। अपने विचार और जानकारी को जब एरो से जाना जाता है तब उसको अवधारणा मानचित्रण कहा जाता है। अभी दो ऑप्शन तो गलत हो गए, अभी बचे दो। तो अभी एक क्वेश्चन का अगर आंसर अपने को बच्चों से निकालना है, अगर मान लो आपने कोई सोचने वाला क्वेश्चन उनसे पूछा कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हें क्या लगता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा और कैसे गाड़ी आई होगी, इतने सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही आंसर में मिलेगा। ये हो गई उसकी आलोचनात्मक सोच। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी, आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग, ये राइट आंसर होता है। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना। समावेश शब्द का मतलब है विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शामिल करना है, शिक्षित करना। ऑप्शन है सर्वाधिक समय, बी पूरा समय, सी कुछ समय, डी किसी समय नहीं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे एक वर्ड आया है समावेश। समावेश का मतलब होता है कि सभी जाति धर्मों के बच्चों को, सभी भाषाओं जो भी भाषा बोलते हैं उन सभी भाषा अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों को एक जगह पे रख के उसको शिक्षा प्रदान करना, यही होता है समावेशी शिक्षा या समावेश। शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को क्या कहा गया है कि एक समावेशी शिक्षा। तो इसका क्या आंसर आएगा? ये एक ऐसी शिक्षा है इसमें सभी बच्चों को समान शिक्षा, चाहे वो कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, भाषा को हो या उसके साथ सबके साथ शिक्षा प्रदान करना, यानी ये हो गया समावेशी। तो ये सर्वाधिक समय होता है, पूरा समय होता है, कुछ समय होता है, किसी समय नहीं होता। चलो तो आंसर बताइए, दिमाग लगाइए यहाँ पे, क्या आंसर आएगा? हाँ, तो यहाँ क्या आंसर आना चाहिए? सर्वाधिक समय। सॉरी, इसका ऑप्शन आएगा समावेश शब्द का मतलब है विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना। पूरा समय आपको बच्चों को क्या करना है? समावेशी कक्षा में ही रखना है और उसी में आपको शिक्षित करना है। ऐसा नहीं कि ये बच्चा दूसरे भाषा बोलने वाला है तो उसको इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे।
अगर समझो कन्नड़ी बोलने वाला हिंदी मीडियम में अगर पढ़ रहा है तो उसको कन्नड़ी भाषा आती है करके हम हिंदी में उसको अब उसके साथ वार्तालाप ही नहीं करेंगे, ये बात गलत है। तो आपको पूरा समय उसको क्या करना है, बच्चों को समावेशी कक्षा में शिक्षण देना है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग, इसको ही कहा जाता है, अवधारणा मानचित्रण, परिकल्पना परीक्षण। अभी मैंने आपको बताया अवधारणा मानचित्रण क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट मैपिंग इसको जो कहा जाता है, अपने विचार और जानकारी को एक एरो के तरीके से जानना। एग्जाम्पल है, अभी समझो ये रीट का एग्जाम है, रीट के एग्जाम में आप पास हो गए, तो पास हो जाओगे तो आपको जॉब मिलेगी। इसमें क्या होता है, एक विचार और जानकारी का संबंध बनाया गया है। इसलिए हम क्या करते हैं, रीट के पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं, या सीटेट का आप एग्जाम दे रहे हो तो सीटेट के पिछले ईयर के क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो इसको ही कहा जाता है अवधारणा मानचित्रण यानी कंसेप्ट मैपिंग। तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि एक भाषा शिक्षक है और वो कक्षा में कविता पढ़ा रहा है, कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है, तो छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने का व्यापक विचार करने के लिए कहा जाए तो क्या आता है, निष्कर्ष निकालना। ये वर्ड जहां भी आए तो समझ लेना कि इसका आंसर रहेगा निगमनात्मक तर्क। कभी भी हम उदाहरण से नियम की ओर जाना होता है तो हम आगमन विधि का इस्तेमाल करते हैं, इंडक्टिव मेथड जिसको कहा जाता है इंडक्टिव रीजनिंग। और जब हमें निष्कर्ष निकालना है, निष्कर्ष स्पष्टीकरण से निकालना है तो उसको कहा जाता है निगमनात्मक तर्क यानी डिडक्टिव रीजनिंग। अवधारणा मानचित्र हमने देखा, परिकल्पना परीक्षण तो इसमें कुछ नहीं, बच्चों की कल्पना का ज्ञान होता है। तो इस तरीके से आज की क्लास, आज का ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए आपको, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके CDP के, वो आपके रीट के एग्ज़ाम्स में आएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।